हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम पार्ट 1 के अंदर ऑलरेडी रियल नंबर के बेसिक्स के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के हमारे नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रैशनल, इरेशनल सारे नंबर्स के बारे में, बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। तो जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है रियल नंबर के ऊपर, वो हमारा लेक्चर होगा रियल नंबर के इम्पोर्टेंट थ्योरम्स के बारे में, और उन थ्योरम्स का यूज करके हम कैसे क्वेश्चंस को करेंगे उसके बारे में। यानी जो आज का हमारा चैप्टर है वो पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड भी है और साथ ही साथ न्यूमेरिकल बेस्ड भी है। मतलब इसमें हम क्वेश्चंस को भी करेंगे और थ्योरी के बारे में भी जानेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम हमेशा क्या करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, यानी पार्ट 1 में हमने किन-किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्दर फिर हम अपने आज के टॉपिक के बारे में कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो पिछले टॉपिक्स हैं वो सारे हमारे नए जब आज हम पढ़ेंगे थ्योरम्स, उनसे रिलेटेड है। तो इसके लिए हमें पहले जो हमारे फर्स्ट लेक्चर के टॉपिक्स हैं उनके बारे में थोड़ा-सा क्विक रिवाइज करेंगे, ताकि हमें आज के क्वेश्चंस को करने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम प्रीवियस लेक्चर के टॉपिक्स के बारे में बात करें कि हमने प्रीवियस लेक्चर के टॉपिक्स में क्या-क्या डिस्कस करा था, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर को रिमाइंड करेंगे कि हमने वहाँ किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा वो था चैप्टर के बेसिस पर ही रियल नंबर। हमने वहाँ पे ये पढ़ा था कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो हमने देखा था कि जितने भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं और साथ ही साथ जितने हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, वो दोनों नंबर्स मिल करके हमारे किस नंबर की फॉर्मेशन करके रियल नंबर की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था रियल नंबर्स की फॉर्मेशन के बाद नेचुरल नंबर्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, यानी अगर हम यहाँ पे नेचुरल नंबर के बारे में बात करें, तो हम देखेंगे कि जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उन्हें तो हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास हो गया 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। ये सारे हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। इसी तरीके से हमने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि अगर हम ज़ीरो के साथ-साथ सारे नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड कर देंगे, तो वो हमारे कौन से नंबर कहलाएँगे, होल नंबर कहलाएँगे। नेक्स्ट हमने होल नंबर के बाद पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में। अगर हम यहाँ पे होल नंबर्स के एग्जांपल लें, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पे हम देखेंगे हमने पूरे नेचुरल नंबर्स में 0 को भी इंक्लूड करा है, जिससे वो कौन से नंबर बन गए, होल नंबर बन गए। इसी तरीके से हम अगर इंटीजर्स को देखें, तो इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं हमारे होल नंबर प्लस में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब जो हमारे नेचुरल नंबर यहाँ पे गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, यही अगर हमारे नेगेटिव साइन के साथ हो, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये सारे हमारे क्या हैं, इंटीजर्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें होल नंबर भी देखने को मिल रहा है, वो क्या है, 0। होल नंबर में एक चीज़ हमें पता थी, होल नंबर कॉम्बिनेशन होता है 0 और नेचुरल नंबर का। अगर हम इसमें एग्ज़ाम्पल में राइट हैंड साइड देखें 0 के, तो हम देखेंगे 0 तो है ही है, साथ में उसमें सारे काउंटिंग नंबर्स भी प्रेज़ेंट हैं, यानी ये सारे होल नंबर्स हो गए। और साथ में हमने लिखा है कि इंटीजर्स में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी प्रेज़ेंट होते हैं। मतलब -5, -4, -3, -2 और -1 नेचुरल नंबर तो हैं, लेकिन ये कौन से नेचुरल नंबर हैं? नेगेटिव नेचुरल नंबर हैं। तो यहाँ पर हमने इंटीजर्स तक बात की, उसके बाद जब हमने इंटीजर्स पढ़ा था, तो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा उसमें रैशनल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा रैशनल नंबर, जिसमें हमने देखा था कि ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे q हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। साथ ही में जो हमारे p और q होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। तो रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जहाँ पे हमारी q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। क्यों? देखो, अगर हम q की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, तो इस कंडीशन में जो हमारा आंसर आएगा वो नॉट डिफाइन आएगा, और हम हमें नॉट डिफाइंड को ना ही हम कोई नंबर कंसीडर कर सकते हैं, ना ही कोई एक
पर्टिकुलर नेम दे सकते हैं। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट के बारे में बात करें तो रैशनल नंबर के बाद हमने पढ़ा था इसके अंदर इर्रेशनल नंबर के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि ये ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम p बाई q की फॉर्म में नॉट रिप्रेजेंट मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। रैशनल नंबर में हम नंबर को p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जब हम इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं तो हम उन नंबर्स को p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसी के साथ-साथ हमने वहाँ पे ये देखा था कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनकी जो डेसिमल एक्सटेंशन होती है, वो होती है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। लेकिन अगर हम वही इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करें, तो जो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है, वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ये जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको नहीं भूलना है। नेक्स्ट हमारा जो इसमें पॉइंट था, वो था इवन नंबर, जिसमें हमने देखा था इवन नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जो इजीली डिविजिबल हो जाएं किससे, 2 से, और इस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। फॉर एग्जांपल जैसे हम 2 को, 4 को, 6 को, 8 को, 10 को, इन सारे नंबर्स को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करने के कंडीशन पे हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। यानी ये सारे नंबर हमारे 2 से इजीली डिवाइड हो जाएंगे, और इन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर के साथ-साथ हमने नेक्स्ट टॉपिक हमने इसमें कंप्लीट किया था, वो था ऑड नंबर, जिसमें हमने देखा था कि ऐसे नंबर्स जो हमारे डिविजिबल ना हो किससे, 2 से, उसे हम बोलते हैं ऑड नंबर। यानी इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया 3, 5, 7, 9 और 11। ये ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर वो 2 से डिवाइड होते भी हैं, तो इस कंडीशन पे हमारा कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, हो सकता है 1 आए। तो ऐसे नंबर्स हमारे कौन से कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं। इसके बाद हमने एक अनदर नंबर के बारे में पढ़ा था, वो क्या था हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके टोटल कितने फैक्टर्स हो, 2 फैक्टर्स हो। अब वो 2 फैक्टर्स कौन से होंगे, एक तो 1 होगा, साथ में दूसरा वो नंबर खुद उसका फैक्टर होगा, तो हमारे कौन से नंबर कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे। प्राइम नंबर के साथ-साथ हमने वहाँ पे कंपोजिट नंबर्स के बारे में भी बात की थी। जिसमें हमने देखा था कि ऐसे नंबर्स जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स प्रेज़ेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोज़िट नंबर बोलते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल जितना भी पार्ट था, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर का पार्ट था, जिसमें हमने इन सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो जो आज के हमारे टॉपिक होने वाले हैं, वो इवन, ऑड, प्राइम नंबर और कंपोज़िट नंबर के बेसिस पर हैं। उसके बाद हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर को रिमाइंड करने का यही रीज़न था कि ज अगर हम आज के क्वेश्चंस को करें तो हमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे तो हमने प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम अपने न्यू टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम आज के टॉपिक्स के बारे में बात करें, या आज के हमारे टॉपिक्स क्या-क्या होने वाले हैं, तो हम यहाँ देखेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर के हम ऑलरेडी आधे टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब बेसिक तो हमने कंप्लीट कर ली। अब जो आगे के हमारे टॉपिक्स हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहला जो आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है? वो है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मतलब जो हमारी अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसी थ्योरम के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं। तो पहले हमें क्या पढ़ना है, थ्योरम पढ़ना है, उसके बाद हम उनके क्वेश्चंस के बारे में करेंगे, यानी उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब बात आती है हमारी किसकी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। तो सबसे पहले हमारे थ्योरम में क्या गिवन है, ये हमारी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि इस चैप्टर में कहीं से क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन इस थ्योरम से क्वेश्चन जरूर आते हैं।
तो क्या बोला गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, एवरी कंपोजिट नंबर, सारे कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर कौन से, अभी हमने पढ़ा कि जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, मतलब ऐसे कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स, उनके प्राइम नंबर की फॉर्म में, उनके प्रोडक्ट्स की फॉर्म में हम हर कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अपीयर। देखो, ये जो हमारी एक्सप्रेशन होगी वो एकदम यूनिक होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, उन कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट में, और वो प्रोडक्ट किसका होगा, वो प्रोडक्ट होगा उनके प्राइम नंबर्स का। मतलब कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करना एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम, उनके प्रोडक्ट को एज अ प्राइम की तरह, वो हमारा कहलाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। अब ये जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ये हमने यहाँ पे तो देख ली कि हम क्या कर रहे हैं, कंपोजिट नंबर को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब इसका यूज कहाँ कहाँ पर है, तो सबसे पहला इसमें हमें एप्लीकेशन में क्या गिवन है, एप्लीकेशन में बोला गया है टू लोकेट एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू और मोर पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब हम एचसीएफ और एलसीएम को लोकेट करने के लिए दो या दो से ज्यादा इंटीजर्स में इसका यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एचसीएफ की अगर हम फुल फॉर्म के बारे में बात करें, तो हमारी जो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसी तरीके से अगर हम एलसीएम की फुल फॉर्म के बारे में बात करें, तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ये जो हमारे एचसीएफ और एलसीएम है, इनको लोकेट करने के लिए दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में, तो वहां पे हमारा किसका यूज होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें दे रखा है टू प्रूव इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स। देखो, जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें हमें अंडर रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है, अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इरेशनैलिटी को प्रूफ करने के लिए किसी भी नंबर की, वहां पे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है किसका, इस थ्योरम का, वो ये है टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। देखो, रैशनल नंबर्स में हमने दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े थे, एक था हमारा टर्मिनेटिंग, एक था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर हमें किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर जानना है रियल नंबर्स में, तो उस कंडीशन में भी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, तो ये जो हमें थ्योरम है वो किसके लिए है, जो हम सारे कंपोजिट नंबर को उनके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिसमें हमने सबसे पहले एप्लीकेशन देखी कि जो हमारा ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इसका यूज होता है किसी भी नंबर के एचसीएफ और एलसीएम को लोकेट करने के लिए, जिसमें हमारा जो एचसीएफ है उसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो हमारा एलसीएम है उसका मतलब होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी तरीके से किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम उसमें भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करते हैं। और नेक्स्ट हमारा सबसे लास्ट एप्लीकेशन है आज का, वो क्या है, द टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। मतलब जो भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं, उनके डेसिमल एक्सपेंशन के नेचर को जानने के लिए कि वो हमारा टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो इन्हीं तीनों डेसिमल एक्सपेंशन को जानने के लिए उस रैशनल नंबर की, तो वहां पर भी हम कौन सी थ्योरम का यूज करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करेंगे। तो यहाँ पे तो हमने ओवरऑल अपने थ्योरम के बारे में बात कर ली। साथ ही साथ अब हम ये देखेंगे सबसे पहले कि अब जो हमारे पास ये एप्लीकेशंस गिवन है, हम इन्हीं एप्लीकेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये फंडामेंटल थ्योरम एचसीएफ और एलसीएम में कैसे एप्लीकेबल है। उसके बाद हम किसी भी नंबर की इरेशनैलिटी को प्रूव करेंगे, और लास्ट में हम डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में देखेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन हम ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो आज का हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा एचसीएफ और एलसीएम वाले पॉइंट पे, और दूसरा किसी भी नंबर को कैसे इरेशनल प्रूफ किया जाता है उसके बारे में।
तो जो अभी हमने यहाँ पे देखा क्या बोला गया था उसमें कि जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, उसका हम यूज़ करते हैं एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने में, एचसीएफ और एलसीएम को लोकेट करने में उनके पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास इस चैप्टर में एक फॉर्मूला गिवन है जिसमें क्या बोला गया है, एचसीएफ इंटू में एलसीएम जो होता है, वो बराबर होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स। ठीक है? या फिर हम ये बोले किसी भी 2 नंबर्स का जो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल होगा, वो बराबर होगा उन्हीं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम है वो कैसे प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर्स के बराबर में है, तो उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और अगर हम यहाँ पे और फॉर्मूले डिराइव करें तो हम देखेंगे तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम यानी एचसीएफ और एलसीएम के बीच के रिलेशन के बारे में यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अभी क्या देखा कि जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होते हैं हमारे पास जो भी गिवन नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट लिखें तो स्टेटमेंट हमारी कुछ इस तरीके से होगी, द प्रोडक्ट ऑफ HCF and LCM of two numbers is equal to the product of टू नंबर्स। क्या बोला गया है यहाँ पे? ये बोला गया है, ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि देखो जो हमारा एचसीएफ होता है और जो एलसीएम का प्रोडक्ट होता है वो हमारा बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। मतलब जो भी हमारे पास नंबर गिवन होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा उसके बराबर होगा हमारा एचसीएम और एलसीएम। देखो अब एक चीज अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मानो फॉर एग्जांपल मेरे पास वो दो नंबर कौन से हैं, ए कॉमा बी, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि एचसीएफ इंटू में एलसीएम बराबर होगा इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर यानी ए इंटू बी के बराबर। इसी तरीके से अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम है यहाँ पे ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा ए है वो किसी एक फर्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो हमारा इसमें बी प्रेजेंट है वो हमारा इसमें सेकेंड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया, हमने बस यहाँ पे नाम चेंज किया है। इसी तरीके से अगर हमसे कोई बोले कि बताओ एलसीएम कितना है, अगर हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी और उसका एचसीएफ हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम को यहीं रखेंगे, ए इंटू बी हमें फॉर्मूला पता है और जो ये हमारा एचसीएफ यहाँ प्रेजेंट है वो ए अपॉन में बी के डिवाइड में चला जाएगा, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हमसे कोई पूछे कि एचसीएफ क्या होता है किसी भी दो नंबर्स का जो हमें गिवन है और साथ ही साथ उसका एलसीएम गिवन है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, ए इंटू बी को डिवाइड कर देंगे एलसीएम से, तो हमारे पास उस नंबर का एचसीएफ देखने को मिल जाएगा।
तो ये हो गई ओवरऑल हमारे फॉर्मूलेस के बारे में बात। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारे ये जो फॉर्मूला है वो कैसे एप्लीकेबल हो रहा है उस क्वेश्चन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वो दो नंबर कौन से हैं, 36 और सॉरी 26 और 32, यानी ये जो हमारा 26 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, और ये जो हमारा 32 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। अब हमें एक चीज पता है, फॉर्मूला क्या गिवन है, HCF इंटू में एलसीएम बराबर होता है किसके, ए इंटू में बी के। देखो हमें ए भी पता है, बी भी पता है। अब हम अगर इसे वेरीफाई करना है तो इसके लिए हमें इसका HCF और एलसीएम भी पता होना जरूरी है। तो अगर हम इसके एलसीएम के बारे में बात करें, तो जो हमारा 26 और 32 का एलसीएम होगा वो क्या होगा, वो होगा कुछ इस तरीके से, 2 1 जा 2 यानी 36, 2 को 32 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16। देन अगेन ये हो जाएगा 13, 8 यानी 13, 4, अगेन 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 13, 2। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे 13, यानी जो हमारा एलसीएम होगा वो किसके बराबर होगा, टू, कितनी बार है हमारा, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 इंटू में 13 के बराबर। वहीं अगर हम इसके एलसीएम के बारे में देखें तो 26 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 13 जा 26 और 13 1 जा 13। लेकिन अगर हम 32 को सॉल्व करें तो वैल्यू आएगी 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1। तो यहाँ पे हम देखेंगे 26 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू में 13, और वहीं अगर हम 32 के फैक्टर देखें तो वो हो गए हमारे 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 5 टाइम्स हमारे 2 हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसी में से अगर HCF को निकाले तो जो हमारा HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों नंबर्स में ऐसा कौन सा नंबर है जो सेम आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो हमारा 2 है वो क्या हो गया, HCF। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या बोला गया है, HCF इंटू में एलसीएम। HCF हो गया हमारा 2, एलसीएम हो गया हमारा 2 की पावर 5 इंटू में 13, बराबर होंगे किसके, 26 अब मल्टीप्लाई बाय 32 के। तो देखो 2 की पावर 5 क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, यानी 2 × 32 × 13 इज इक्वल्स टू में 26 इंटू में 32। कोई यहाँ पे 32 से 32 कैंसिल नहीं करेगा, 26 से 26 को कैंसिल नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यही बोला गया है कि एलएचएस आरएचएस के बराबर आएगा। तो देखो 32 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हो जाएगा मेरा 64 मल्टीप्लाई बाय 13 और 26 मल्टीप्लाई बाय 32। अगर मैं 64 को 13 से मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 1 19, 1 4 6, यानी हो जाएगा 2 3 और 8। 8 32 हमारा यहाँ पे आ गया। सेम अगर हम 26 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो 2 6 जा 12, कैरी आई 1, 2 2 जा 4 यानी 5, 3 6 जा 18 की 8, कैरी आ गई 1, एंड 3 2 जा 6 और 1 7। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 8 32। तो यहाँ से ये पता चलता है कि किसी दो नंबर का प्रोडक्ट बराबर होता है उन्हीं के HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन कर लिया अपने फॉर्मूले बेस्ड पे, अरिथमेटिक थ्योरम के बेस पे। अब हम बाकी के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहला आज के लेक्चर का हमारा क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, एक्सप्रेस 98 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, मतलब 98 को उसके प्राइम प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखो सबसे पहले जो हमारा 98 है इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। वो कैसे, 98 को हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, देन 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो अगर हम यहाँ पे बात करें क्या, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ऑफ 98, 98 के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के बारे में बात करें, तो जो इसका हमारा प्रोडक्ट होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी 2 इंटू 7 क्या है, 98 का प्राइम प्रोडक्ट इसके अंदर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें क्या गिवन है, क्या बोला गया है, फाइंड द क्वेश्चन में बोला गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई डेट एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि हमारे पास यहाँ पे क्या फाइंड करना है, दो नंबर्स गिवन है, पेयर ऑफ दे रखे हैं इंटीजर्स के, उनके पहले एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है। उसके बाद हमें ये वेरीफाई करना है कि क्या सच में एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई बराबर आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने कौन से नंबर के बारे में बात करेंगे, 26 एंड 91 के बारे में। तो 26 और 91 के अगर हम देखें तो हमारे पास क्या गिवन है, देखो एक है 26, एक है हमारे पास इसमें 91। तो यहाँ पे साइड में पहले हम 26 के फैक्टर्स करते हैं, वो क्या होंगे, 26 के फैक्टर हो गए हमारे 2, 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 13 1 जा 13। वैसे ही अगर हम 91 के फैक्टर्स के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा हमारा 2, 2 4, 2 से तो हमारा कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, 3 का। 3 से भी हमारा कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यहाँ पे अगर हम 7 से करें तो देखेंगे 7 1 जा 7 और हमारा 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। अगर हम वही 91 और 26 के एलसीएम को देखें तो वो हो जाएगा हमारा 2, 91 13 और 7 से करेंगे तो 7 13 कॉमा 13 और वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 13, यानी कैंसिल होकर हमारी वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। अगर हम यहाँ पे एलसीएम को नोट डाउन करें तो जो 26 का एलसीएम होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू में 13, यानी ये हो गया 14 मल्टीप्लाई बाय 13। और अगर हम 14 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 13 से, तो जो हमारी वैल्यू आती है वो होती है 182। इसी तरीके से अगर हम एचसीएफ को देखें तो एचसीएफ में हमें देखने को मिलेगा 91 के फैक्टर हो गए हमारे 7 मल्टीप्लाई बाय 13 और वही 26 के फैक्टर हो गए हमारे पास 2 इंटू में 13। तो जब हम यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे तो जो हमारा 13 है वो क्या हो जाएगा, उसका एचसीएफ हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हमें पता है क्या होता है, गिवन एचसीएफ इंटू में एलसीएम इज इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो अगर हम एचसीएफ देखें तो वो हो गया 13 और एलसीएम के बारे में देखें तो वो हो गया हमारा 182। और यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी में हम रखेंगे 26 मल्टीप्लाई बाय 91। तो अगर हम 182 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 13 से, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 3 6 और 6। इसी तरीके से अगर हम 26 को मल्टीप्लाई करते हैं 91 से तो भी हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 2366, यानी यहाँ पे जो हमारा ये आंसर है ये क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है कि जो हमारा दो नंबर्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो उन्हीं के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है।
अब हमारे पास इसी में एक और पार्ट दे रखा है, वो क्या है 510 एंड 92। तो अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें, तो हमारे पास नंबर कौन से हो गए 510 एंड 92। तो सबसे पहले 510 के फैक्टर्स को निकालेंगे, वो हो गया हमारे 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10 अगेन, 2 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। इसको जब हम 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21 और 17 मल्टीप्लाई बाय 17 यानी 1, 17 डिवाइड बाय 17। ऐसे 92 के फैक्टर्स को अगर हम देखें तो वो हो जाएंगे 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 23 को 23 से कर देंगे। अगर हम यहीं पे 510 और 92 के एलसीएम के बारे में बात करें, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। अगर हम इसको 2 से दोबारा करें तो वैल्यू हो जाएगी 255 कॉमा में 23। अब हम इसको अगर 3 से करें तो ये हो जाएगा 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15 डिवाइड बाय 23। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 और साथ ही साथ 23। वैल्यू हो जाएगी 17 को 1 से कर देंगे, ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 23। 1, 23 और अगर हम 23 से इसको फैक्टराइज़ करें तो ये हमारा हो जाएगा 1, 1। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एचसीएफ देखेंगे, तो जो हमारा एचसीएफ होगा 510 का वो क्या होगा 2 मल्टी सॉरी फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। वहीं अगर हम 92 के फैक्टर के बारे में बात करें तो वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 23। तो ये तो हो गया हमारा इसके अंदर एचसीएफ। लेकिन अगर हम एलसीएम को देखें तो एलसीएम हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 और लास्ट में हो गया हमारा 23। अगर हम इसको सॉल्व करें 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 और अगर हम 60 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे 17 से, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 1020। और इस 1020 को अगर हम 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 23456 और हमें पता है कि किसी भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम क्या है, वो बराबर होता है दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। यानी जो हमारा एचसीएफ हो गया वो हो गया 2 और जो हमारा एलसीएम हो गया वो हो गया 23460, जिसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 510 और 92 को, तो जो दोनों साइड की वैल्यू है वो कैसी आएंगी सेम। तो 23460 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 46920। इसी तरीके से अगर हम 510 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ 92 के साथ, तो भी हमारी वैल्यू कितनी आएगी 46920। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है वेरीफाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर्स का मल्टीपल बराबर है उन्हें दोनों नंबर के एचसीएफ और मल्टीपल के बराबर। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 पार्ट्स थे, जिसमें एक था 26 एंड 91, दूसरा था हमारे पास 510 एंड 92। अब हमारे पास इसमें लास्ट कौन-सा गिवन है 336 एंड 54। तो अब हम क्या करेंगे 336 और 54 के फैक्टर्स करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि क्या सच में जो हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम है वो 336 और 54 के प्रोडक्ट के बराबर में आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले करने से पहले हम क्या करेंगे 336 के फैक्टर्स करेंगे। तो वो फैक्टर्स क्या होंगे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16। ये हो गया 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, देन अगेन 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। ये हो गया 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, देन 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। ऐसे अगर हम 54 के फैक्टर्स करें तो वो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14,
3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। लेकिन वहीं अगर हम 336 और 54 के साथ में करके एलसीएम लें तो वैल्यू हो जाएगी 168 कॉमा में 27 देन 2 44 84 मल्टीप्लाई कॉमा 27 देन अगेन 2 को 84 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 कॉमा में 27 देन अगेन 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और ये हो गया 27। अब हम क्या करेंगे 3 से करेंगे देन 3 7 जा 21 3 9 जा 27 तो ये हो जाएगा हमारा 3 से 7 कॉमा 9। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो हम 3,79 को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 देन अगेन 7 3 1 जा 3 और 7 1 जा 7। तो यहाँ पे हमने क्या करा है जो नीचे ये वाला नंबर है उसी को ऊपर ले गए हैं। अगर हम यहाँ पे एचसीएफ के बारे में बात करें तो 336 का एचसीएफ क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 7। वही जो हमारा एचसीएफ में ही 54 का एचसीएफ होना है वो क्या फैक्टर्स होने हैं वो क्या होंगे 2,3,3,3। अगर हम यहाँ से एचसीएफ निकालें तो ये हो जाएगा हमारा 2 देन अनदर वन इज 3 यानी जो एचसीएफ होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 जिसकी वैल्यू क्या हो गई 6। और अगर हम एलसीएम के बारे में बात करें तो वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 4 टाइम्स हमारा 2 हो गया और 1 2 3 3 टाइम्स हमारा इसमें 3 हो गया और साथ ही साथ क्या देखने को मिलेगा 7। तो अगर हम इसे सॉल्व करें 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 और इधर से 3 3 जा 9 9 7 जा 63 यानी 48 और 63 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारी वैल्यू आएगी एलसीएम की वो हो जाएगी 3024। अब वेरिफिकेशन में क्या करते हैं वेरिफिकेशन में हम करते हैं एचसीएफ इंटू में एलसीएम इज इक्वल्स टू में ए इंटू बी। एचसीएफ की वैल्यू हो गई 6 एलसीएम की वैल्यू हो गई 3024। वहीं ए और बी हो गया हमारा 336 इंटू में 54। तो जब हम 3024 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो वैल्यू आएगी हमारी 18,144। वहीं अगर हम 336 को मल्टीप्लाई करते हैं 54 से तो भी हमारी वैल्यू कितनी आएगी 18,144। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो दोनों नंबर हैं उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम का प्रोडक्ट बराबर है उन्हीं दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है जिसमें क्या बोला गया है जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट उसमें बोला ये गया है कि तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है इसमें बोला गया है चेक वेदर 6 की पावर कैन एंड सॉरी चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें ये चेक करना है कि 6 की पावर n जो है वो एंड हो सकता है किसी भी 0 डिजिट के साथ जिसमें जो हमारा ये n है वो क्या है एक नेचुरल नंबर है। तो ये हमारा पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है इस वजह से इसको करना इम्पोर्टेंट है।
तो इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो हमने क्या करेंगे, एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें जो उसका नंबर है वो एंड किससे हो रहा होगा, 0 से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा, लेट अस चेक द एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर, द एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर विच एंड्स विथ द डिजिट 0, मतलब जो डिजिट 0 से क्या करेगा, एंड करेगा। जैसे हमारा 10 हो गया, 100 हो गया, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, 10 लिया। अगर हम 10 के फैक्टर्स देखें तो वो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 100 को लेते हैं तो इसके फैक्टर होंगे हमारे, अगर 100 के फैक्टर्स निकालें तो 2 5 50 और देन 25। उसके बाद होगा हमारा 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। यानी जो 100 के फैक्टर्स हैं वो हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे ये किसके फैक्टर्स हो गए, 100 के और 10 के। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो दोनों नंबर्स हैं वो 0 से एंड हो रहे हैं और इनके फैक्टर्स क्या हैं, 2 और 5। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर नोट करें, हियर वी नोट दैट numbers ending with 0 has both 2 and 5 एज देयर प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे हमने ये नोटिस किया कि अगर कोई भी नंबर हमारा 10 से ऐड हो 10 से सॉरी 0 से एंड हो रहा है तो वहाँ पे हमारे दो फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। वो दोनों फैक्टर्स क्या हैं, एक है हमारे पास इसके अंदर 2 और दूसरा है हमारे पास इसके अंदर 5। वहीं अगर हम 6 की पावर n के बारे में बात करें, ठीक है, अब हम देखें 6 की पावर n में अगर हम 6 के फैक्टर करेंगे तो वो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n। और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 फैक्टर में है, ना कि 2 और 5। अगर 2 और 5 होते तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है इसका जो प्रोडक्ट होगा या फिर इसका जो मल्टीपल होगा वो एंड करेगा 0 से। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फैक्टर 2 और 3 है तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, डज नॉट हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमारा इसमें प्राइम फैक्टर के अंदर ओनली 2 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, सो इट डज नॉट एंड विथ 0, मतलब ये जो हमारा नंबर है वो 0 से एंड नहीं करेगा। और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, देयर फोर 6 की पावर n जो है वो कैन नॉट एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट। देखो क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया था कि क्या हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या 6 की पावर n एंड हो सकता है डिजिट 0 से, जहाँ पे जो हमारा ये n दे रखा है पावर में वो क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो अगर हमारा कोई भी डिजिट 0 से एंड हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 और 100 का हमने लिया क्योंकि इसमें लास्ट में 0 प्रेजेंट है। तो जब हमने 10 के फैक्टर करे तो वहां पे हमारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी एक 2 था और एक 5 उसमें प्रेजेंट था। वैसे ही जब हमने 100 के फैक्टर्स करे तो वहाँ पे उसके फैक्टर भी क्या थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब वहाँ पे भी हमें 2 और 5 एज़ अ फैक्टर देखने को मिले। तो यहाँ पे हम ये नोटिस कर रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर हमारा 0 से एंड होता है तो उसमें हमारे पास 2 और 5 एज़ अ फैक्टर होने ही चाहिए। लेकिन जब हमने 6 की पावर n का फैक्टर करें, यानी 6 के फैक्टर करें तो वहाँ पे हमें कौन-कौन से फैक्टर देखने को मिले, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी वहाँ पे 2 तो फैक्टर में है लेकिन हमारा वहाँ पे 5 फैक्टर में प्रेजेंट ना होकर के 3 प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 6 की पावर n हमारा 0 से एंड नहीं हो सकता किसी भी एन नेचुरल नंबर के लिए।
अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्या बोला गया है इसमें, इफ द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 1032 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस का 408 मल्टीप्लाई बाई पी, देन द वैल्यू ऑफ पी इज, ठीक है, यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पे हमें पी की वैल्यू पूछी गई कि पी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो हमारे पास दो नंबर गिवन है, क्या क्या है, एक है हमारे पास 408, एक है हमारे पास 1032। अब ये जो हमारा ए एक नंबर हो गया 408 और बी हो गया हमारा 1032, इसमें बोला गया है जो हमारे ये दोनों नंबर्स हैं, इनका जो एचसीएफ हमें गिवन है वो क्या है, वो हमें दे रखा है कितना, 1032 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 408 इंटू में पी, और हमें इसी पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसमें हमें एलसीएम निकालने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें क्या करना है, दोनों नंबर के एचसीएफ को निकालना है और उस एचसीएफ की वैल्यू को इस गिवन वैल्यू के इक्वल रखना है और पी की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो देखो 408 को अगर हम सॉल्व करें तो जिसके फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 2 2s are 4 and 2 4s are 8, then 2 1s are 2 और 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 3 1s are 3, 3 7s are 21 और 17 1s are 17। ऐसे ही अगर हम 1032 के फैक्टर्स करें तो वो हो जाएंगे हमारे 2 5s are 10, 2 1s are 2 और 2 6s are 12, then 2 2s are 4, 2 5s are 10 और 2 8s are 16, then 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 9s are 8, अगर हम इसे 3 से करें 3 4s are 12, 3 3s are 9 एंड देन 43 को 43 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो, अब हम यहाँ पे देखेंगे 408 के जो हमारे फैक्टर्स हैं वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, साथ ही साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। वहीं अगर हम 1032 के फैक्टर करें तो वो होंगे 2 इंटू में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 43। अब हमें आपसे क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो जो हमारा एचसीएफ होगा वो क्या होगा, एक तो 2 होगा, दूसरा ये 2 का पेयर, तीसरा और ये चौथा, यानी जो एचसीएफ होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, 24 हो गया हमारा एचसीएफ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो 24 है वो किसके बराबर होगा, 1032 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का 408 पी के बराबर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1032 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से, तो 24 इज इक्वल्स टू में 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2 प्लस का 408 पी। ये 204 हमारा इधर चला जाएगा, 24 के साथ माइनस में आ जाएगा और इधर हमारा क्या बचेगा, 408 पी बचेगा। अगर हम 2064 में से 24 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 2040, वो भी माइनस का, डिवाइड इज इक्वल्स टू में 408 पी माइनस 2040 को यहीं छोड़ेंगे, 408 हमारा इधर आ जाएगा और उसे हम पी से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू होगी माइनस का 1020 अपॉन में 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, अगेन कैंसिल करेंगे, माइनस का 5 और 2 1 ज़ा 2 0 एंड देन 2 1 ज़ा 2, 0 की 0 आ गई और 2 2 ज़ा 4। वहीं अगर हम 510 को किससे डिवाइड करेंगे, 102 से, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का 5, यानी जो हमारी पी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस का 5 होगी। तो यहाँ पे देखा हमने कि यहाँ पे हमें एलसीएम निकालने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई, क्यों, क्योंकि हमसे एचसीएफ की वैल्यू गिवन दे रखी थी और हमें उसी एचसीएफ की वैल्यू में दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल के इक्वल रखना था ताकि हम पी की वैल्यू को निकाल सकें।
इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब स्पोर्ट फील्ड के अराउंड में हमारे पास एक सर्कुलर पाथ गिवन है, जिसमें ये देखा गया है कि जो सोनिया है वो टेक्स ले रही, मतलब सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, मतलब सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं उस एक फील्ड के राउंड को लगाने में, वहीं जो हमारा रवि है उसे 12 मिनट्स लग रही हैं। तो यहाँ पे हमने देखा सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं उसी सर्कुलर पाथ पे राउंड करने के लिए एक बार, और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। अगर हम यहाँ पे सपोज करते हैं ये दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पर स्टार्ट कर रहे हैं और सेम ही डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितने मिनट्स के बाद वो दोनों जो है वो मीट करेंगे अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के अब तक में, मतलब यहाँ पे हमारे पास एक सर्कुलर पाथ गिवन होगा, जिसमें देखो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारे पास क्या गिवन है, एक सर्कुलर पाथ गिवन है, जिसमें सोनिया और रवि ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में सेम टाइम पे सेम पॉइंट से क्या कर रहे हैं, राउंड कंप्लीट कर रहे हैं उस फील्ड का, और हमसे पूछा गया है कि कितने टाइम्स के बाद या कितने मिनट्स के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से मूव करते हुए आपस में मिलेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमने देखा कि जो हमारे सोनिया है उसे कितने मिनट्स लग रहे हैं, 18 मिनट टू कंप्लीट वन राउंड। और वहीं अगर हम देखें किसके बारे में, रवि के बारे में, तो रवि कितने मिनट्स ले रहा है, रवि टेक्स 12 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड। ठीक है, रवि को एक राउंड कंप्लीट करने में कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, अगर वो सेम पॉइंट से सेम टाइम और सेम डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम सबसे पहले क्या करना होगा, 18 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो अगर हम 18 के फैक्टर करें वो क्या होगा, 2 9 ज़ा 18, देन 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, यानी जो 18 के फैक्टर हैं वो हो गए हमारे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे फैक्टर्स करें किसके, 12 के, तो जो 12 के फैक्टर हैं वो होंगे 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, यानी जो 12 के फैक्टर हैं वो क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा 18 और 12 है हमने इसके फैक्टर्स कर लिए, साथ ही में हमें एक चीज़ और देखनी है कि जो सोनिया और रवि हैं वो कब आकर के मिलेंगे। तो जो हमें कॉमन पॉइंट निकालना होता है तो वहाँ पे हम क्या निकालते हैं, उस नंबर का एलसीएम निकालते हैं। यानी अगर मैं 12 और 18 का एलसीएम निकालूँगी तो वही हमारा क्या होगा, वो पॉइंट होगा या वो नंबर ऑफ मिनट्स होंगे जिसमें हमारे जो सोनिया और रवि हैं वो आपस में आके मीट करेंगे, यानी 2 3 ज़ा 6, ये हो गया 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 और 1। तो जो इसका एलसीएम होगा वो कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36 मिनट, यानी 36 मिनट्स के बाद जो हमारे रवि और सोनिया हैं वो क्या करेंगे, आपस में आके मीट करेंगे। अब हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का वो क्या है, प्रूफ करने वाला कि प्रूफ अंडर रूट थ्री इज इरेशनल। क्या प्रूफ करना है हमें, प्रूफ दैट अंडर रूट थ्री इज इरेशनल। तो जी हमारा क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है जो हर बार हमसे पेपर में पूछा जाता है, और इसमें हमें किसी तरीके की कोई चीज़ों को याद नहीं करना, बस एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है जिसे हर क्वेश्चन में हमें अप्लाई करना है। तो देखो किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ तरीका गिवन होता है, हमें उस तरीके को याद रखना है और उसके बाद हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा इसका कॉन्सेप्ट, इसका जो वे ऑफ सॉल्व करने का तरीका है वो क्या है,
जो भी हमारे पास नंबर गिवन है उसको हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है। लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको सपोज कर लेंगे कि वो जो हमारा नंबर है वो क्या है, रैशनल। तो यहाँ पे हमने क्या करा, लेट अस अज्यूम द अपोजिट, हमने उसका अपोजिट एज्यूम करा, जिसमें हमने क्या देखा कि प्रूफ लेट अंडर रूट थ्री इज, जो हमारा अंडर रूट थ्री है वो क्या है, रैशनल है। हमने यहाँ पे क्या करा, इररेशनल गिवन है लेकिन हमने यहाँ पे उसका अपोजिट एज्यूम करा, जिसमें हमने देखा कि जो अंडर रूट थ्री है वो क्या है, रैशनल। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, अंडर रूट थ्री को लिखेंगे, अंडर रूट थ्री इज इक्वल्स टू में ए बाई बी, जहाँ पे जो हमारे ए और बी हैं वो कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कैसे होते हैं, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, मतलब जिनके पास वन के सिवा और कोई अनदर फैक्टर ना हो, ऐसे नंबर हमारे को प्राइम कहलाएंगे। और एक चीज और, यहाँ पे बी की वैल्यू हमारी जीरो के इक्वल कभी नहीं होगी। अब देखो, जब हमारा अंडर रूट थ्री ए बाई बी के इक्वल है तो हम इस बी को अंडर रूट थ्री के पास भेजेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट थ्री बी इज इक्वल्स टू में ए। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर करने पे ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट थ्री बी का स्क्वायर बराबर में ए का स्क्वायर, यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए का स्क्वायर। अब एक चीज और हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो थ्री है इसको हम ए स्क्वायर के नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री। यहाँ पर एक हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है, वो थ्योरम क्या कहती है, देखो एक ही क्वेश्चन में थ्योरम को मेंशन की करूंगी ताकि फिर आगे हमें याद रहे। देखो इसमें बोला गया है, अगर हमारे पास कोई पी एक प्राइम नंबर है, इफ P इज अ प्राइम नंबर, P हमारा प्राइम नंबर है, और अगर हमारा P डिवाइड कर रहा है किसी A स्क्वायर को, तो जो हमारा P है वो डिवाइड करेगा A को भी, जहाँ पे जो ये हमारा A है, ए क्या है, ए हमारा एक पॉजिटिव नंबर है। तो ये थ्योरम कहना क्या चाहती है, तो देखो इस थ्योरम का मतलब ये है कि अगर हमारा जो पी है वो एक प्राइम नंबर है, अगर पी हमारा ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो जो हमारा पी है वो ए को भी डिवाइड करेगा करेगा। जैसे यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है कि अगर यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में ए स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री बराबर है किसके, बी स्क्वायर के, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि अगर हमारा ए स्क्वायर थ्री से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम थ्योरम से देखें, अगर हमारा ए स्क्वायर थ्री से डिवाइड हो रहा है तो हम ये भी कहेंगे कि जो हमारा ए है वो थ्री से भी डिवाइड होगा होगा, यानी हेंस थ्री डिवाइड्स ए स्क्वायर, जो हमारा ए स्क्वायर है वो थ्री से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं थ्री शेल ऑल, थ्री शेल डिवाइड ए ऑल्सो, मतलब जो हमारा थ्री है वो ए को भी डिवाइड करेगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि ए बाई थ्री हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सी के, जहाँ पे हमारा जो सी है वो क्या है, कोई एक इंटीजर प्रेजेंट है, और इंटीजर्स हमें पता है क्या होते हैं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स और साथ ही साथ होल नंबर्स। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो ए है वो किसके बराबर आ गया, थ्री सी के बराबर में आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है, नाउ वी नो डैट, हमें एक चीज पता है कि थ्री बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर के। अगर हम यहाँ पे क्या करें, पुटिंग करें किसकी, यानी पुट करें वैल्यू ए बराबर थ्री सी, यानी थ्री बी स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की जगह पे ए की वैल्यू को पुट करेंगे थ्री सी और देखेंगे आंसर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर, हमने क्या करा, ए की जगह पे थ्री सी वैल्यू पुट करी, यानी ये हो जाएगा थ्री बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए की जगह पे थ्री सी का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा थ्री बी का स्क्वायर
इज इक्वल्स टू में 9c²। अगर हम b² को यहीं पर छोड़ दें तो वैल्यू हो जाएगी 9c² डिवाइड बाई 3, यानी कैंसिल करने पे ये हो जाएगा b² इज इक्वल्स टू में 3c²। अब हम इस 3 को b² के नीचे भेजेंगे, यानी b² डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू में c²। वही थ्योरम से तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा 3 डिवाइड कर रहा है किसको, b² को, तो 3 किसको भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स b ऑल्सो, यानी वो b को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा a² है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसी तरीके से वो a है वो भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि जो b² है वो 3 से डिवाइड हो रहा है और जो b है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इससे हम ये देखते हैं कि जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है दोनों को, यानी 3 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। 3 जो है वो ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, हैंस 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी। जो हमारा 3 है वो फैक्टर हो गया किसका, ए और बी का। सो ए एंड बी हैव अ फैक्टर 3। तो यहाँ से हम देखने को मिल रहा है कि जो ए और बी है वो क्या है, उसके दोनों के फैक्टर 3 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी हमारे को प्राइम नंबर नहीं है। ए बी आर नॉट को प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके पास 1 के अलावा कोई और फैक्टर ना हो, लेकिन यहाँ पे ए और बी ऐसे नंबर है जिनके पास 3 फैक्टर भी प्रेजेंट है। अगर हमारा यही आंसर गलत होता है तो यहाँ पे हम ये अजम्पशन कर सकते हैं, हैंस अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो जो हमने वहाँ पे स्टार्टिंग में माना था कि हमारा जो √3 है वो रैशनल है, वो गलत हो जाएगा। तो इससे हमें क्या कंट्राडिक्शन मिलता है, क्या कंक्लूजन मिलता है, वो ये मिलता है कि जो हमारा अंडर √3 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो देखो इसमें ज्यादातर हमें रटने की जरूरत नहीं है, इसका नॉर्मल सा एक ये जो कॉन्सेप्ट हमें बस उतना ही याद रखना है कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर हम फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा से देखें तो देखो क्वेश्चन में बोला गया था प्रूव दैट अंडर √3 इज इरेशनल। हमें अंडर √3 को इरेशनल प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हमने क्या करा, जो भी नंबर हमें इरेशनल प्रूफ करना है हमने उसको अपोजिट माना, यानी अंडर √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है जिसमें हमने अंडर √3 को a बाई बी के इक्वल रखा, जिसमें हमने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया कि जो हमारा a और b है वो एक को प्राइम नंबर है जहाँ पे b की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल नहीं होगी। साथ ही साथ हमने क्या करा, b को अंडर √3 से मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया अंडर √3b इज इक्वल्स टू में a। फिर हमने इसकी दोनों साइड स्क्वायरिंग करी, स्क्वायरिंग करने पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो थी 3b² इज इक्वल टू में a²। देन b² को अकेला छोड़ा, जो हमारा 3 है वो a² के नीचे डिवाइड में चला गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम आई, वो ये है कि अगर p मानो हमारे पास कोई प्राइम नंबर है, तो अगर p हमारा a² को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये है कि p हमारा a को भी डिवाइड करेगा करेगा, जहाँ पे जो हमारा a है वो एक हमारा पॉजिटिव नंबर है। अब इस थ्योरम का यूज करके हमारे पास ये कंक्लूजन निकला कि अगर हमारा 3a² को डिवाइड करता है तो इसका मतलब जो हमारा 3 है वो a को भी डिवाइड करेगा। पहली कंक्लूजन तो हमारी ये आई। फिर उसके बाद हमने क्या करा कि जो हमारा a/3 था उसको हमने c के इक्वल रखा। क्यों? जो हमारा c है वो एक कोई इंटीजर है, जिससे हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, 3c के बराबर आ गई। और हमें पता है कि जो हमारा 3b² है वो a² के बराबर है, तो हमने a की जगह पे वैल्यू कितनी पुट कर दी, 3c वैल्यू पुट कर दी। जिसमें हमने देखा कि जब हम 3b² इज इक्वल्स टू में 3c का स्क्वायर करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 3b² इज इक्वल्स टू में 9c², यानी b² अपॉन में 3 बराबर हो गया c² के। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर हमारा 3 b² को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये है कि 3 हमारा b को भी डिवाइड करेगा। ये हमारी सेकंड कंक्लूजन हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन से हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारा a और b है वो दोनों से डिवाइड, जो हमारा 3 है वो a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी जो हमारा 3 है वो a b का फैक्टर होगा। और अगर ये
ये 3 ए और बी दोनों का फैक्टर है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा ए और बी वैल्यू नंबर्स हैं, वो हमारे को प्राइम नंबर नहीं है, यानी हमारी अजम्पशन यहाँ पे गलत होती है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो हमारा अंडर रूट 3 है, वो कैसा नंबर है, वो हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो जैसे ही सेम स्टेटमेंट है, ऐसे ही हमें सारी सेम स्टेटमेंट हर एक क्वेश्चन में करनी है। अगर हमारे पास कोई अनदर नंबर इरेशनल नंबर के साथ प्लस माइनस में नहीं गिवन होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी में का, अब हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि अंडर रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। रूट 3 को हमने इरेशनल प्रूफ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करेंगे सेम रूट 3 की तरह। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एज्यूम करना है कि जो हमारा ये रूट 5 है वो क्या है, रैशनल है। तो लेट एज्यूम द अपोजिट, उल्टा एज्यूम करना है, जो हमारा क्या है, डेट इज अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर। और जहाँ पे हमने अंडर रूट 5 को बराबर रखा किसके, ए बाई बी के, जहाँ पे ए और बी हमारे कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर है, मतलब इनका कोई और फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, जिसमें बी हमारा 0 के इक्वल कभी नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या करा यहाँ पे, अंडर रूट 5 भी बराबर हो गया किसके, ए के। अगर हम इसमें स्क्वायर करते हैं, यानी स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड्स, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 5 बी का स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर के। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर। बी स्क्वायर को हम यहीं पे छोड़ देंगे, तो ये जो हमारा 5 है वो इस ए स्क्वायर के नीचे चला जाएगा। वही हमारी थ्योरम यहाँ पे यूज होगी, जिससे हम ये कहेंगे कि अगर हमारा 5 डिवाइड कर रहा है किसको, ए स्क्वायर को, तो 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो, मतलब जो 5 है वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से ये हमारी फर्स्ट कंक्लूजन निकली। अब हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पे जो हमारा ए अपॉन में 5 है उसको सी के बराबर रखेंगे, जहाँ पे जो हमारा सी है वो क्या है, कोई एक हमारा इंटीजर है, जिसमें अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 5c। अब हमें पता है, नाउ वी नो डेट बी स्क्वायर बराबर है, सॉरी 5b स्क्वायर बराबर है किसके, ए स्क्वायर के। तो 5b स्क्वायर को यहीं रखे रहने देंगे, पुट करेंगे, पुट वैल्यू ए इज इक्वल्स टू में 5c। ए की जगह पे 5c की वैल्यू पुट करेंगे, तो उसका स्क्वायर करने पे वैल्यू आएगी 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 25c स्क्वायर। उसके बाद जब हम b स्क्वायर को यहीं पे रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर डिवाइड बाई 5। कैंसिल करने पे जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी b स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 5c स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या आई हमारे पास वैल्यू, वो आई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 5c स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो बी स्क्वायर है वो 5 को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अगर 5 हमारा बी स्क्वायर को डिवाइड करता है, सो 5 ऑल्सो डिवाइड बी, यानी 5 फिर बी को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे हमें ये देखने को मिला किससे, फ्रॉम, ये हो गई हमारी इसमें सेकेंड, ये हो गई हमारे इसके अंदर सेकंड कंक्लूजन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन से हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है किसको, बोथ ए एंड बी दोनों को। यहाँ से ये पता चलता है कि हेंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ, यानी जो 5 है वो फैक्टर है किसका, ए और बी दोनों का। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, सो ए एंड बी हैव अ फैक्टर 5, यानी ए और बी के पास क्या फैक्टर है, 5 फैक्टर है। तो यहाँ से हमारी यहाँ से ये प्रूफ होता है
देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, ये हमारे को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास वन से ज्यादा फैक्टर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारी जो अजम्पशन थी वो क्या होती है? रॉन्ग होती है, यानी हेंस अवर अजम्पशन रॉन्ग होती है। और यहाँ से ये प्रूव होता है, कंट्राडिक्शन ये निकलता है कि जो हमारा अंडर रूट 5 है वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमने क्या करा? यहाँ पे हमने अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव किया है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो एक न्यू सा क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है? इसमें हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। मतलब इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि 3 प्लस अंडर रूट 2 5 क्या है? वो एक इरेशनल नंबर है। तो देखो, इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पे क्या देखा था कि अभी तक हमने सिंगल नंबर्स को प्रूफ करा, रूट 3 रूट 5, जिसमें मैंने बताया था कि अगर इसमें हमारे पास कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नंबर्स नहीं होते तो हमें इस वे में करना है। अब लेकिन हमारे पास एक नंबर गिवन है, वो क्या है? 3 प्लस 2 अंडर अंडर रूट 5 इज इरेशनल। यहाँ पे हमारे पास नंबर मल्टीपल में भी है उसके साथ साथ, और वो वहाँ पे हमारे पास एडिशन में भी है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है? देखो, सेम अजम्पशन लेंगे अपोजिट वाला, जैसे हमने हर क्वेश्चन में किया था। लेट अस एज्यूम द अपोजिट, हम क्या करेंगे? अपोजिट एज्यूम करेंगे, जिसमें हम क्या देख करेंगे कि जो हमारा 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 है वो क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्योंकि हमें यहाँ पे ये क्या प्रूफ करना है? इरेशनल प्रूफ करना है। लेकिन हमने अजम्पशन में क्या लिया कि जो हमारा 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 है वो कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 को इक्वल रखेंगे ए अपॉन में बी के, जहाँ पे ए और बी हमारे कैसे नंबर हैं? को प्राइम नंबर है, जिसमें बी हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे? 2 अंडर रूट 5 को यहीं पे छोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा ए अपॉन में बी, प्लस का 3 उधर जाएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू में, एलसीएम लेने पे वैल्यू आ जाएगी हमारी ए माइनस 3 बी अपॉन में बी। अब एक चीज और, ये जो हमारा 2 अंडर रूट 5 है, इसमें हम रूट 5 को यहीं पे छोड़ देंगे, हमारा 2 उधर चला जाएगा, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए माइनस 3 बी अपॉन में बी। अब एक चीज हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, वो ये है कि जो हमारा रूट 5 इसमें गिवन है, यानी ये जो नंबर है वो कैसा है? एक इरेशनल नंबर है। लेकिन जो हमारी ये वाली वैल्यूज हैं, ये सारी कैसी हैं? रैशनल नंबर्स की वैल्यू हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, हे ए माइनस 3 बी अपॉन में बी कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर है। लेकिन जो हमारा अंडर रूट 5 है वो कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, रैशनल नंबर कभी भी हमारा इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होगा। या तो दोनों साइड हमारे रैशनल होने चाहिए, या तो दोनों साइड्स हमारे क्या होने चाहिए? इरेशनल होने चाहिए। सो यहाँ से ये पता चलता है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे हमारी ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि हमारी जो अजम्पशन है वो क्या हो गई? इनकरेक्ट हो गई। जिसकी वजह से जो हमारा
3 प्लस 2 अंडर रूट 5 है वो क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। और ये हमारा यहाँ पे क्या होता है? प्रूव होता है। देखो इस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे बहुत ईज़ी है और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 को सॉल्व करने से। तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है, हमें ये प्रूव करना है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। और यहाँ पे इर्रेशनल नंबर प्रूव करने के लिए जैसे हमने बाकी के 2 क्वेश्चंस में करा, इसमें भी करेंगे। एज्यूम करेंगे अपोजिट, यानी 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 क्या है? एक हमारा रैशनल नंबर है। उसके बाद उस गिवन नंबर को हम a अपॉन में b के इक्वल रखेंगे, जिसमें हमारा a b को प्राइम नंबर होगा और b हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट में हम जो हमारा रूट वाला नंबर है उसको एलएचएस में ही रखे रहने देंगे। जो प्लस का 3 है वो हमारा a अपॉन में b के पास जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देन 2 अपॉन में 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन में b। उसके बाद हमने क्या कराया कि जो हमारा रूट 5 के साथ नंबर मल्टीपल फॉर्म में था उसको हमने दूसरी साइड भेज के रेशनल फॉर्म में करा। और यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है कि एलएचएस में हमारा इर्रेशनल नंबर है, लेकिन आरएचएस में हमारा रैशनल नंबर है। और हमें पता है कि रैशनल नंबर कभी भी इर्रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता। तो यहाँ पे हमारी कॉन्ट्रडिक्शन गलत होती है, यानी जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि अगर हमारी अजम्पशन गलत है तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन गिवन है? क्वेश्चन में बोला गया हमारे पास नेक्स्ट में, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। मतलब यहाँ पे हमारे पास लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 70 और 125 को डिवाइड करे। और जिसमें अगर वो 70 को डिवाइड करे तो उसमें 5 आए, और अगर वो 125 को डिवाइड करे तो उसमें वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 8 आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? जो भी हमसे नंबर पूछा जाएगा, जैसे हमसे बोला गया है कि 70 और 125 में ऐसे सॉरी 70 और 125 का नंबर फाइंड करना है जिससे डिवाइड करने पे 5 और 8 आए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? जो भी हमारे पास रिमाइंडर्स गिवन है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम 70 में से 5 को माइनस करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी? 65। वहीं अगर हम 125 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 117। उसके बाद क्या करेंगे? हमारे पास जो भी ये नंबर आए हैं उनका हम क्या फाइंड करेंगे? एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे फैक्टर्स करने पड़ेंगे। अगर हम 65 के फैक्टर्स करें तो वो क्या होंगे? वो होंगे हमारे 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15 एट 13 1 जा 13, यानी जो 65 के फैक्टर है वो क्या हो गए हमारे 5 मल्टीप्लाई बाय 13। वहीं अगर हम 117 के फैक्टर करें तो वो होंगे 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13। यानी जो 117 के फैक्टर हैं वो हो गए हमारे 3 इंटू में 3 इंटू में 13। अब हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ से इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर हम इसमें से फैक्टर को कॉमन निकालें तो वो कितना निकल के आ रहा है? 13। यानी अगर हम 13 हमारा एक ऐसा नंबर है कि अगर हम इस 13 से 70 को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। अगर हमें यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है
तो वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे कर भी सकते हैं, अगर हम 13 से 70 को डिवाइड कर दें, यानी 13 5 ज़ा 65, रिमाइंडर कितना आया 5। वैसे ही अगर हम 125 से करें 13 को, तो 13 9 ज़ा 117, अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू कितनी आएगी, जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। ये तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो हमारी 13 है वो एक ऐसी लार्जेस्ट नंबर है जिससे अगर हम 70 को और 125 को डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू जो आएगी रिमाइंडर की, 70 के केस में आएगी 5 और 125 के केस में आएगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्या बोला गया, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटर्न एज a इज इक्वल्स टू में, यानी हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसमें हमने a को लिखा है x की क्यूब y का स्क्वायर, और वहीं हमने b को लिखा है x y की क्यूब, जहाँ पे x y हमारे प्राइम नंबर है। हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों नंबर का HCF। तो देखो इस कंडीशन में HCF फाइंड करना बहुत ईजी होता है। पहले हम a के फैक्टर्स लिख लेंगे, x की क्यूब यानी x मल्टीप्लाई बाय एक्स, और y के स्क्वायर को हमने 2 टाइम्स y लिखा। वैसे ही अगर हम b के फैक्टर्स लिखें तो वो होगा x मल्टीप्लाई बाय y एंड मल्टीप्लाई बाय y। अब हमें क्या करना है, इसमें से HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हमें इसमें सिर्फ ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे अगर हम दोनों में कॉमन देखें तो जो इसका HCF होगा वो होगा x इंटू में y। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत इजी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो आसानी से हम एग्जाम में कर सकते हैं। बस हमें जो भी वैल्यू गिवन है उसको एक्सप्रेस करने के लिखना है, उसके बाद उसमें से जो भी कॉमन नंबर्स हैं उसको अलग करके लिखना है ताकि हमें आसानी से उसका HCF फाइंड हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, ऑन अ वर्किंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो जो ये वाला हमारा क्वेश्चन है ये वही रवि और सोनिया के क्वेश्चन की तरह ही है। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें ये बोल रखा है कि मॉर्निंग वॉक में हमारे 3 पर्सन्स हैं जो साथ में टुगेदर स्टेप ऑफ करते हैं, जिसमें से एक का जो अगर हमने स्टेप मेजरमेंट की वो 40 सेंटीमीटर है, एक की 42 है, अनदर वन की 45 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछा गया है कि कितना मिनिमम डिस्टेंस उन्हें वॉक करना चाहिए ताकि वो सेम डिस्टेंस पे अपने कंप्लीट स्टेप्स को कवर कर सके। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो भी गिवन है हम उसको लिखेंगे। तो हमें इसमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि जो हमारे स्टेप्स की मेजर्स हैं वो क्या है, द स्टेप मेजर्स आर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी के साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे स्टेप्स की मेजर्स तो दे रखी है। अब इसमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन नंबर के एलसीएम को फाइंड करना पड़ेगा। देखो एलसीएम के लिए क्या कर, एलसीएम के साथ साथ हम यहाँ पे इसके एचसीएफ को भी फाइंड करेंगे। एचसीएफ की वैसे हमें इतनी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, मिनिमम डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए अगर हम 40 के फैक्टर्स करें या 40, 42 और 45 की मल्टीपल्स एक साथ करके देखें, यानी 40, 42 और 45 का एलसीएम निकालें, तो वैल्यू होगी हमारी 2 2 ज़ा 20, 2 20 ज़ा 40 एंड देन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये हो गया हमारा 45। अगेन 2 1 ज़ा 2 0, देन 21 और 45। फिर हम करेंगे इसको 2 से, 2 5 ज़ा 10, 21 और 45। अब बारी आती है 3 की, यानी 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। देन अगेन 3 5 ज़ा 15,
5 से करेंगे हो जाएगा 5 7 1 कॉमा 7 कॉमा 1 और 7 से करेंगे तो हो जाएगा 1 1 और 1 यानी जो एलसीएम होगा किसका 40 का 42 का और 45 का वो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 7 देखो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 24 3 ज़ा 72 और 5 7 ज़ा 35 यानी अगर हम 72 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़ा 10 की 0 कैरी आई 1 5 7 ज़ा 35 और 1 कितना हो गया 36 ऐसे ही हो गया 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21 यानी 0 6 6 12 3 1 4 1 5 एंड 2 5 2 0 तो जो हमारा 2520 है वो क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा और हम यहाँ पे ये कह सकते हैं 2520 सेंटीमीटर उन्हें 2520 सेंटीमीटर उन्हें डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी अपने कंप्लीट स्टेप्स के लिए। तो जहाँ पे भी हमें मिनिमम डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस पूछा जाए तो हमें उस जगह पे हमेशा क्या करना है? एलसीएम करना है और एलसीएम करने के बाद जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी उसकी डिस्टेंस मेज़र करके बताएगी। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं फिनिश होता है जिसमें हमने आज के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं जिसमें हर एक क्वेश्चन में हमें कुछ अलग ही क्वेश्चन करने के तरीके के बारे में देखने को मिला जिसमें हमने कौन सी थ्योरम के बारे में पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक के बारे में पढ़ा और जिसके बेसिस पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आज का क्या था कि एचसीएफ और एलसीएम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो गिवन टू नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा और उसी के साथ साथ हमने आज के कौन कौन से क्वेश्चंस करे एक हमने अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 और 3 + 2 अंडर रूट 5 को क्या प्रूफ करना सीखा इरेशनल प्रूफ करना सीखा जिसमें ये क्वेश्चन हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट होता ही होता है साथ ही साथ एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है हमारा ए इंटू बी यानी गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट के हमने इस वाले टॉपिक के हिसाब से भी क्वेश्चंस को करे तो जितने भी आज के हमारे टॉपिक्स थे वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे एक भी क्वेश्चन हमारा ऐसा नहीं है जो हमने रिपीट करके समझा और ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं तो आई होप सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए हों ताकि अब हम फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरीके के कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको आसानी से कर सकें तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 2 पे जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 को भी इसी तरीके से बेसिक से स्टार्ट करेंगे देन उसके सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे तो मिलते हैं हम अपने अब नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम क्या करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे